नमस्कार दोस्तों, जब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और ख़ास तौर पे जब कमेंट करते हैं, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आप में से 75% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस कहानी को रिकॉर्ड कर सकूँ। आइए सुनते हैं रस्किन बॉन्ड की लिखी कुछ डरावनी कहानियां। अंधेरे में एक चेहरा। एंग्लो इंडियन शिक्षक मिस्टर ओलिवर एक बार देर रात शिमला के बाहर बने अपने स्कूल लौट रहे थे। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग के समय से भी पहले ये स्कूल अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर चल रहा था और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ब्लेजर, टोपियों और टाई में सजे अधिकांशतः समृद्ध भारतीय परिवारों के होते थे। प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका लाइफ ने एक बार भारत पर किए गए अपने फीचर में इस स्कूल की तुलना इंग्लैंड के प्रसिद्ध स्कूल ईटन से करते हुए इसे ईटन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी थी। मिस्टर ओलिवर यहाँ कुछ सालों से पढ़ा रहे थे। अपने सिनेमा घरों और रेस्तरां के साथ शिमला बाजार स्कूल से लगभग 3 मील दूर था और कुंवारे मिस्टर ओलिवर अक्सर शाम को घूमने शहर की ओर निकल पड़ते थे तथा अंधेरा होने के बाद देवदार के जंगल से गुजरते छोटे रास्ते से स्कूल लौटते थे। जब हवा तेज चलती थी तब देवदार के पेड़ों से निकलती उदास डरावनी सी आवाजों की वजह से अधिकांश लोग उस रास्ते का इस्तेमाल न कर मुख्य रास्ते से ही जाते थे। लेकिन मिस्टर ओलिवर भीरू या कल्पनाशील नहीं थे। उन्होंने एक टॉर्च रखा हुआ था जिसकी बैटरी खत्म होने वाली थी। टॉर्च से निकलता अस्थिर प्रकाश जंगल के संकरे रास्ते पर पड़ रहा था। जब उसकी अनियमित रोशनी एक लड़के की आकृति पर पड़ी जो चट्टान पर अकेला बैठा हुआ था, तब मिस्टर ओलिवर रुक गए। लड़कों को अंधेरा होने के बाद बाहर रहने की अनुमति नहीं थी। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो लड़के? मिस्टर ओलिवर ने थोड़ी कठोरता से उसके पास जाते हुए पूछा ताकि वह उस बदमाश को पहचान सकें। लेकिन उस लड़के की ओर बढ़ते हुए मिस्टर ओलिवर को ये महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह लड़का रो रहा है। उसने अपना सिर झुका रखा था, अपने हाथों में उसने अपने चेहरे को थाम रखा था और उसका शरीर कांप रहा था। वह एक विचित्र बेआवाज रुलाई थी और मिस्टर ओलिवर को साफ तौर पर थोड़ा विचित्र महसूस हुआ। अच्छा, क्या बात है? उनकी आवाज में अब क्रोध की जगह सहानुभूति थी। तुम क्यों रो रहे हो? लड़के ने न जवाब दिया न ऊपर देखा। उसका शरीर पहले की तरह खामोश सिसकियों के साथ कांपता रहा। अरे बच्चे, हो गया, तुम्हें इस समय बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ अपनी परेशानी। ऊपर देखो। लड़के ने ऊपर देखा। उसने चेहरे से अपने हाथ हटाए और अपने शिक्षक की ओर देखा। मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी। अगर आप उसे एक चेहरा कहना चाहें तो उस चेहरे पर आंखें, कान, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। वह बस एक गोल चिकना सिर था और उसके ऊपर स्कूल की टोपी पड़ी थी। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन मिस्टर ओलिवर के लिए ये यहीं खत्म नहीं हुई। उनके कांपते हाथों से टॉर्च गिर पड़ी। वह मुड़े और गिरते पड़ते पेड़ों के बीच से तेजी से भागते हुए मदद के लिए चिल्लाने लगे। वह अब भी स्कूल की इमारत की तरफ ही दौड़ रहे थे कि उनको बीच रास्ते में एक लालटेन झूलती हुई दिखाई दी। मिस्टर ओलिवर चौकीदार से टकराकर लड़खड़ाए और हांफते हुए सांसें लेने लगे। क्या बात है साहब? चौकीदार ने पूछा। क्या वहां कोई दुर्घटना हुई है? आप दौड़ क्यों रहे हैं? मैंने कुछ देखा, कुछ बहुत ही भयावह। जंगल में एक रोता हुआ लड़का और उसका चेहरा नहीं था। चेहरा नहीं साहब? आंख, नाक, मुंह कुछ नहीं। क्या आपका मतलब है कि वह ऐसा था साहब? चौकीदार ने पूछा
और रोशनी अपने चेहरे के ऊपर ले गया। चौकीदार के चेहरे पर ना आंखें थीं, ना कान, कोई और अंग नहीं, यहाँ तक कि भवें भी नहीं। और तभी हवा चली और लैंप बुझ गया। बंदरों का प्रतिशोध। सुबह उठकर मैं दुविधा में था कि क्या रात में मैंने वास्तव में कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी हैं और उन्हें पहाड़ी के किनारे बने कॉटेज के नीचे तेजी से भागते देखा था, कि वह सब बस मेरा एक सपना था। उनमें एक गोल्डन कॉकर, एक रिट्रीवर, एक पीक, एक डैशंड जाति का था और एक दो को मैं पहचान नहीं पाया। उनके भौंकने की तेज आवाज से आधी रात को मेरी नींद खुली। वे इतना शोर मचा रहे थे कि मैंने बिस्तर से उठकर खिड़की से बाहर देखा। चांदनी रात में मैंने उन्हें साफ देखा। 5 या 6 कुत्ते लंबी मॉनसून घास के बीच बहुत उत्तेजित होकर भाग रहे थे। चूंकि उनमें कुत्तों की कई प्रजातियां शामिल थीं, मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। मुझे कॉटेज में आए 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन मैं अपने अधिकांश पड़ोसियों के साथ दुआ सलाम और बातचीत के संबंध बना चुका था। भारतीय सेना से रिटायर हुए कर्नल फैनशॉ मेरे सबसे करीबी पड़ोसी थे। उनके पास जरूर एक कॉकर जाति का कुत्ता था, लेकिन वह काला था। देवदार के पेड़ों के पीछे रहने वाली कुंवारी एंग्लो इंडियन वृद्धाओं के पास सिर्फ बिल्लियां थीं। हालांकि मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि बिल्लियां कुंवारी बूढ़ी औरतों का विशेषाधिकार क्यों होनी चाहिए। दूध वाले ने कुछ मिश्रित जाति वाले कुत्ते पाल रखे थे और उस पंजाबी उद्योगपति जिसने भूतपूर्व राजकुमार का महल खरीदा था और खुद रहने नहीं आकर देखभाल के लिए एक चौकीदार रखा था, के पास एक विशाल तिब्बती मैस्टिफ जाति का कुत्ता था। इनमें से कोई भी कुत्ता वैसा नहीं दिखता था जैसा मैंने पिछली रात देखा था। क्या यहाँ कोई रिट्रीवर रखता है? शाम को टहलने जा रहे कर्नल फैनशॉ मिले तो मैंने पूछा। जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं, उन्होंने कहा और अपनी घनी भवों के नीचे से मुझ पर एक तेज भेदती हुई नजर डाली। क्यों, क्या तुम्हें आसपास कोई दिखा? नहीं, मुझे ऐसे ही जिज्ञासा हुई। इस जगह बहुत सारे कुत्ते हैं, है ना? ओह हाँ, लगभग हर कोई यहाँ एक कुत्ता रखता है। ये अलग बात है कि अक्सर तेंदुआ उन्हें उठा ले जाता है। मैंने खुद अपने प्यारे नन्हे टेरियर जाति के कुत्ते को पिछली सर्दियों में ही खोया है। लंबे और लाल मुंह वाले कर्नल फैनशॉ शायद इंतजार कर रहे थे कि मैं उन्हें कुछ और बताऊं, या वह पहाड़ी की कठिन चढ़ाई के बाद बस थोड़ा सांस लेने के लिए रुके थे। उस रात मैंने फिर कुत्तों की आवाजें सुनी। मैं खिड़की तक गया और बाहर झांका। पूरा चांद निकला हुआ था और उसकी चांदनी में सिंदूर के पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे। कुत्ते पेड़ के ऊपर देखकर भौंक रहे थे, लेकिन मुझे पेड़ों पर कुछ नहीं दिखा, एक उल्लू भी नहीं। मैंने एक आवाज दी और कुत्ते जंगल में गायब हो गए। अगली सुबह मिलने पर कर्नल फैनशॉ ने मुझे उत्सुकता से देखा। मैं यह पक्के तौर पर जानता था कि वह उन कुत्तों के बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन वह प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं उनसे कुछ कहूं। मैंने उनका दिल रखने का निर्णय लिया। मैंने आधी रात को लगभग 6 कुत्ते देखे। मैंने कहा, एक कॉकर, एक रिट्रीवर, एक पीक, एक डैशंड और 2 मिश्रित जाति के कुत्ते। कर्नल, मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि वे किसके कुत्ते हैं। कर्नल आनंदित थे। मैं ये उनकी आंखों की चमक देखकर कह सकता था कि उन्हें किसी को उलझन में देखकर बहुत मजा आ रहा था। तुम मिस फेयरचाइल्ड के कुत्तों को देख रहे हो, उन्होंने बहुत ही आत्मसंतुष्टि के भाव से कहा। ओह, और वह कहाँ रहती हैं? वह नहीं रहती मेरे बच्चे, मर गईं 15 साल पहले। फिर उनके कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? बंदरों को खोज रहे हैं, कर्नल ने कहा और मेरी प्रतिक्रिया देखने के लिए रुक गए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा, चलो मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ। कर्नल ने कहा, क्या तुम्हें भूतों पर विश्वास है?
मैंने कभी देखा नहीं कोई, मैंने कहा। लेकिन तुमने देखा मेरे बच्चे, तुमने देखा। मिस फेयरचाइल्ड के कुत्ते सालों पहले मर गए। एक कॉकर, एक रिट्रीवर, एक डैशंड, एक पीक और 2 मॉन्ग्रोल कुत्ते। वे सिंदूर के पेड़ों के नीचे की उस छोटी पहाड़ी पर दफन हैं। उनकी मौत में कुछ भी असामान्य नहीं था, ये ध्यान रखना। वह सब बहुत बूढ़े थे और अपनी मालकिन के जाने के बाद बहुत दिनों तक नहीं बचे। पड़ोसियों ने मरने तक उनका ध्यान रखा था। और मिस फेयरचाइल्ड उसी कॉटेज में रहती थीं जहां मैं रुका हूँ। क्या वह जवान थीं? वह 40 के ऊपर की एक अधेड़ हट्टी कट्टी औरत थी जिन्हें बाहर रहना रास आता था। उन्हें मर्दों की अधिक परवाह नहीं थी। मुझे लगा तुम उनके बारे में जानते हो। नहीं, मुझे यहाँ आए बहुत दिन नहीं हुए, आप जानते हैं। लेकिन आप बंदरों के बारे में क्या कह रहे थे? वह कुत्ते बंदरों को क्यों खोज रहे थे? वह कहानी का एक रोचक हिस्सा है। क्या तुमने उन लंगूर बंदरों को देखा जो कभी कभी सिंदूर के पेड़ के पत्ते खाने आते हैं? नहीं, तुम देखोगे जल्दी ही। उनका एक झुंड इन जंगलों में हमेशा घूमता रहता है। उनसे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर उन्हें मौका मिले तो वे बगीचे को नष्ट कर डालते हैं। मिस फेयरचाइल्ड को इन बंदरों से घृणा थी। उन्हें अपने डालिया के फूलों से बहुत लगाव था। कुछ नायाब फूल थे उनके पास, लेकिन बंदर रात को आकर उनके पौधों को खोद डालते और डालिया की कलियों को खा जाते थे। शायद उन्हें डालिया की कलियों का स्वाद बहुत भाता था। मिस फेयरचाइल्ड बहुत गुस्सा होती थी। जिन लोगों को बागबानी पसंद होती है वह अक्सर अपना आपा खो बैठते हैं अगर उनके मनपसंद पौधे नष्ट होते हैं। ये बहुत ही सामान्य बात है, मुझे लगता है। मिस फेयरचाइल्ड अपने कुत्तों को बंदरों के पीछे लगा देती थी जब भी वह कर पाती ऐसा, यहाँ तक कि अगर आधी रात हो तब भी। लेकिन बंदर कुत्तों को भौंकता छोड़ आराम से पेड़ों पर जा चढ़ते थे। फिर एक दिन या कि एक रात मिस फेयरचाइल्ड ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक शॉटगन उधार ली और खिड़की के पास बैठ गईं, और जब बंदर आए उन्होंने उनमें से एक को गोली मार दी। कर्नल बोलते बोलते रुके और उन्होंने सिंदूर के पेड़ों के ऊपर देखा जिसके पत्ते दोपहर की गर्म धूप में चमक रहे थे। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर्नल ने कहा। कभी भी बंदर को नहीं मारो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे हिंदुओं के लिए पवित्र हैं, बल्कि वे बहुत कुछ इंसानों जैसे हैं, जानते हो। चलो अब मुझे चलना चाहिए, गुड डे। और कर्नल अपनी कहानी एकाएक बीच में ही खत्म करते हुए तेज कदमों से देवदार के पेड़ों की तरफ से निकल गए। उस रात मैंने कुत्तों की आवाजें नहीं सुनी, लेकिन अगले दिन मैंने बंदरों को देखा। असली बंदर, भूत नहीं। वे संख्या में लगभग 20 थे, बूढ़े और जवान, पेड़ों पर बैठे सिंदूर के पत्ते खा रहे थे। उन्होंने मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और मैं थोड़ी देर तक उन्हें देखता रहा। वे सुंदर प्राणी थे। उनके रोए चमकीले भूरे रंग के थे और पूंछ लंबी और लहरदार। वे बहुत ही सभ्य ढंग से पेड़ों पर उछल कूद रहे थे और एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही विनम्र और शालीन था। मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले धृष्ट बल्कि असभ्य लाल बंदरों से बहुत अलग। उनमें से कुछ छोटे बंदर पहाड़ियों की तरफ उछल कूद मचाते स्कूली बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और कुश्ती लड़ रहे थे। वहां उन्हें तंग करने के लिए कुत्ते नहीं थे और ललचाने के लिए बगीचे में खिले डालिया के फूल भी नहीं। लेकिन उस रात मैंने फिर से कुत्तों का भौंकना सुना। वे पहले से भी कहीं अधिक उत्तेजित होकर भौंक रहे थे। इस बार मैं इनकी वजह से नहीं उठने वाला, मैं बुदबुदाया और कंबल को अपने कानों तक खींच लिया। लेकिन भौंकने की आवाजें तेज और तेज होती जा रही थीं और उनके साथ अब कुछ और भी आवाजें सम्मिलित हो गई थीं, कुछ चिचियाहट और घसीटे जाने की आवाजें। तभी अचानक एक औरत की कानों को भेदने वाली चीख जंगल में गूंज उठी। ये बहुत ही रहस्यमय
और अस्वाभाविक आवाज थी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बिस्तर से कूदा और तेजी से खिड़की पर गया। एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी। 3 या 4 विशालकाय बंदर उसके ऊपर थे, उसे बाहों पर काट रहे थे और गर्दन से खींच रहे थे। कुत्ते चीख रहे थे और बंदरों को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ बंदर उन्हें पीछे से परेशान कर रहे थे। औरत ने फिर खून को जमा देने वाली चीख मारी और मैं कमरे में तेजी से लौटा और एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर बगीचे की ओर भागा। लेकिन सभी कुत्ते, बंदर और वह चीखती औरत गायब हो गए और मैं वहां पहाड़ी के पास अपने पायजामे में अकेला खड़ा, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े, खुद को मूर्ख सा महसूस कर रहा था। अगले दिन कर्नल ने कुछ ज्यादा ही आत्मीयता से मेरा अभिवादन किया। अब भी देख रहे हो कुत्तों को? उन्होंने मजाकिया लहजे में पूछा। मैंने बंदरों को भी देखा, मैंने कहा। ओह हाँ, वे फिर आ रहे हैं आजकल, लेकिन वे वास्तविक हैं और बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें पिछली रात कुत्तों के साथ देखा। ओह, क्या सच में? ये तो विचित्र है, बहुत विचित्र। कर्नल ने मुझसे आंखें चुराने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। कर्नल, मैंने कहा, आपने मुझे बताया नहीं कि मिस फेयरचाइल्ड कैसे मरी। ओह, क्या मैंने नहीं बताया? जरूर मेरे दिमाग से निकल गया होगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, लोगों को पहले की तरह याद नहीं रख पाता, लेकिन मिस फेयरचाइल्ड मुझे जरूर याद हैं। बेचारी औरत, बंदरों ने उन्हें मार दिया। तुम नहीं जानते क्या? टुकड़े कर दिए उनके। उनकी आवाज धीमी हो गई थी और वह विचारमग्न एक कैटरपिलर को देख रहे थे जो उनकी छड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उन्हें उस बंदर को गोली नहीं मारनी चाहिए थी, वह बोले। बंदर को कभी मत मारो, वे इंसान जैसे ही हैं, जानते हो। एक भूतहा साइकिल। उन दिनों मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले शाहगंज से लगभग 5 मील दूर बसे एक गांव में रह रहा था और मेरे पास आवागमन का एकमात्र साधन एक साइकिल थी। हालांकि मैं किसी भी किसान से सहायता मांगकर उसकी बैलगाड़ी पर शाहगंज जा सकता था, लेकिन खराब रास्ते और अपने अनाड़ीपन के कारण मुझे साइकिल की सवारी तेज लगती थी। मैं लगभग हर दिन शाहगंज जाता, अपनी चिट्ठियां लेता, अखबार खरीदता, चाय के अनगिनत कप पीता और स्थानीय व्यापारियों से गप्पे लड़ाता। शाम के लगभग 6 बजे मैं एक निर्जन सुनसान जंगल के रास्ते से गांव की ओर लौटता। जाड़े के महीनों में 6 बजते ही अंधेरा हो जाता और मुझे साइकिल पर एक लालटेन रखकर चलना होता था। एक शाम जब मैं गांव की ओर जाने वाले रास्ते में आधा रास्ता तय कर चुका था, तो अचानक बीच रास्ते पर खड़े एक छोटे लड़के को देखकर रुक गया। उस पहर में जंगल छोटे बच्चों के लिए सही जगह नहीं था। भेड़िए और लकड़बग्घे इस जिले में आम थे। मैं साइकिल से नीचे उतरा और लड़के के पास पहुंचा, लेकिन उसने मुझ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैंने कहा। मैं इंतजार कर रहा हूँ, उसने बिना मेरी ओर देखे कहा। किसका इंतजार कर रहे हो? अपने माता पिता का? नहीं, मैं अपनी बहन का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने उसे रास्ते में नहीं देखा, मैंने कहा। वह शायद आगे होगी। अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो, वह तुम्हें रास्ते में मिल जाएगी। लड़के ने सिर हिलाया और चुपचाप साइकिल के आगे वाले डंडे पर बैठ गया। मैं कभी भी उसके नैन नक्श याद नहीं कर पाया। एक तो अंधेरा था, साथ ही उसने अपना चेहरा आगे की ओर कर रखा था। हवा हमारे विपरीत थी और साइकिल चलाते हुए मैं ठंड से कांप रहा था, लेकिन उस लड़के पर ठंड का कोई असर नहीं था। हम बहुत दूर नहीं गए थे जब मेरे लैंप की रोशनी एक और बच्चे पर पड़ी जो सड़क के किनारे खड़ा था। इस बार ये एक लड़की थी। वह लड़के से थोड़ी बड़ी थी
और उसके बाल हवा में बिखरे थे, जिससे उसका चेहरा लगभग छुपा हुआ था। ये रही तुम्हारी बहन, मैंने कहा, इसे अपने साथ ले चलते हैं। लड़की ने मेरी मुस्कान का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और लड़के की ओर देखकर भी उसने बस गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन वह मेरी साइकिल के पीछे कैरियर पर बैठ गई और मुझे साइकिल चलाने के लिए कहा। मेरे आत्मीय सवालों के उत्तर में वे हाँ ना में दे रहे थे और मुझे महसूस हुआ कि वे अजनबियों से सावधान थे। कोई बात नहीं, गांव पहुंचकर मैं इन्हें मुखिया के हवाले कर दूंगा और वह इनके माता पिता का पता लगा लेंगे। सड़क बिल्कुल समतल थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं किसी पहाड़ी पर साइकिल चला रहा था। और फिर मैंने ध्यान दिया कि लड़के का सिर मेरे चेहरे के बहुत करीब है और लड़की की सांसें बहुत ही तेज और भारी हैं, जैसे कि वह खुद साइकिल चला रही हो। ठंडी हवा के बाद भी मैं बहुत गर्मी और घुटन महसूस कर रहा था। मुझे लगता है हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, मैंने सुझाव दिया। नहीं, लड़का और लड़की दोनों एक साथ चिल्लाए, रुको नहीं। मैं इतना चकित था कि बिना कोई बहस किए मैं साइकिल चलाता रहा और तभी जब मैं उनकी मांग को अनदेखा कर रुकने की सोच रहा था, मैंने साइकिल के हैंडल पर टिके लड़के के हाथ की ओर ध्यान दिया। उसके हाथ लंबे हो गए थे, काले और बालों से भरे। मेरे हाथ कांपे और साइकिल रास्ते पर डगमगा गई। ध्यान रखो, बच्चे एक साथ चिल्लाए, देखो तुम कहां जा रहे हो। उनका स्वर अब धमकी भरा था और उसमें बच्चों वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कनखियों से अपने कंधे के ऊपर देखा और मेरा सबसे भयानक डर साकार हो आया। लड़की का चेहरा विशाल और फूला हुआ था। उसके पैर काले और बालों से भरे जमीन पर घिसट रहे थे। रुको, भयानक बच्चों ने आदेश दिया। नदी के पास रुको। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरी साइकिल के आगे का चक्का एक पत्थर से टकराया और साइकिल मुझे नीचे गिराते हुए मेरे ऊपर गिर पड़ी। जब मैं धूल से लथपथ था, मैंने किसी कड़ी चीज का आघात अपने सिर के पीछे महसूस किया, जैसे कोई खुर हो, और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया, मैंने देखा कि चांद आसमान में निकल चुका था और उसका प्रतिबिंब नदी के पानी पर चमक रहा था। दोनों बच्चे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। मैं उठा और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने लगा। तभी मैंने पानी उलीचने और छपछपाहट की आवाज सुनी और ऊपर देखा। दो छोटी काली भैंसें कीचड़ सनी चांदनी में चमकते पानी में खड़ी मुझे घूर रही थीं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी कुछ डरावनी कहानियां। उम्मीद है ये कहानियां आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।